हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ब्लॉगर प्रिंस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज ए ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर वर्किंग था और उत्कर्ष में मेरी ज्वाइनिंग 8 अप्रैल 2023 को हुई थी और एक साल से ऊपर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैंने 14 अगस्त 2024 को अपने पोस्ट से रिज़ाइन डाल दिया। और ऐसी कौन-सी सिचुएशंस हुई, कौन-सी परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से हमें रिज़ाइन करना पड़ा? चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब हमने जॉइन करा था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उससे पहले भी मैं 2 बैंक में जॉब कर चुका था। एक हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक था, जहाँ पर मैं आईटी सेक्टर में था और लोकल आईटी के रूप में वहाँ पे अपना सेवा दिया 2 साल। उसके बारे में भी आपको वीडियोज़ मिलेगी। फिर इसके बाद हमने वहाँ से जब स्विच मारा तो आईआईएफएल संस्था फाइनेंस को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं दी, 4 महीने की जर्नी दी, उस पे भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। और फिर उसके बाद हमने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज्वाइन किया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्वाइन करने से पहले हमको जो ऑफ़र्स मिले थे वो आईसीआईसीआई बैंक से मिले थे। एज असिस्टेंट मैनेजर का मुझे पोस्ट मिला था, लेकिन वो काफ़ी दूर था, ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर दूर हमें पोस्टिंग मिली थी, जिसकी वजह से मैंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने अपने एमबीए की जर्नी के दौरान एमबीए को पूरा करने के लिए उत्कर्ष बैंक को ज्वाइन किया था कि मैं लोकल में रह के और अपना उत्कर्ष बैंक में जॉब कंप्लीट करूंगा जब तक एमबीए हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। और यही सोच के साथ मैंने अपना 2025 में हमारी एमबीए चूँकि कंप्लीट होनी थी वो कंप्लीट हुई। हमारा टारगेट कभी भी बैंकिंग सेक्टर नहीं रहा था कि मैं बैंक में जॉब करूं, लेकिन हमारी सिचुएशंस ऐसी बनी कि हमें बैंक में जॉब करना पड़ा क्योंकि हमें लोकल में तब तक रहना था। हमारी हमेशा सोच रही थी मैं किसी इंडस्ट्री लाइन में जाऊँ, अच्छा सा पोस्ट पे जाऊँ, अच्छी खासी हमारी जॉब हो। तो मैंने जॉब छोड़ने का मेन रीज़न ये बना दोस्तों, पहले तो ये थी कि जब वो उन्होंने मुझे हायर किया तो मुझे लगा कि चलो सारी चीज़ें सही हैं और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट भी मिली थी, अपने अंदर सीएसओज भी मिले थे 2, बाकी का फील्ड स्टाफ भी 8-10 मिले थे अपने अंदर। ब्रांच मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, आपको रूल नियम बनाने होते हैं, सारे चीज़ आपके अंदर होते हैं, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं, ब्रांच की एक्टिविटी से लेकर फील्ड की एक्टिविटी तक आप जो दिशा दशा बनाएंगे उसी पे सब चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। शुरू के 3-4 महीने, 5 महीने, 8 महीने तक सारी चीज़ें अच्छी चलती रहीं कि चलो ब्रांच का काम है, अपने को कुछ रूल में है। मेरे को लगा था कि मेरी लाइफ यार सेटल हो गई है यहीं पे, कि अब इसके आगे मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये सोच के हमने अपना फुल 100% देना शुरू किया। चलो अब तो लाइफ सेट ही है, क्या ही है, इसी में अपना ग्रोथ पाएंगे, इसी में आगे निकलेंगे, क्योंकि उत्कर्ष में प्रमोशन भी फास्ट होता है। आपको हर दूसरे साल ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाती है वहाँ पे, अगर आपका सारा चीज़ अच्छा रहा, मतलब कहीं से भी कुछ फॉल्ट आप में नहीं पाया गया। लेकिन फिर उनका क्या हुआ कि एक अलग ही रूल बन गया। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई उस समय जो टाइमिंग थी सीएसओज की और बॉम्ब की 9 बजे से शुरू होती थी और रात को 8:30, 10, 11 बजे तक, जब तक ब्रांच बंद ना होती थी तब तक जाती थी। लास्ट ड्यूटी जो हमने किया है 1:30 बजे रात तक किया है। अब उसके बाद क्या होता है, ये हो गई टाइमिंग। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, टाइमिंग को सेल्स के हिसाब से ऑपरेशन को भी दे दिया। यानी कि जो टाइमिंग सेल्स की थी सुबह 7 बजे से, वो उसी में ऑपरेशंस वालों को भी डाल दिया, सीएसओ और बॉम्ब को भी, कि भैया आपको भी आना है, अपने 7 बजे से पहले रिपोर्ट कर देना है हर हाल में, और ग्रुप में फ़ोटो डालना है, पंच इन करना है। तो उन्होंने ये रूल कर दिया। अब हम 7 बजे से पहले आते, यानी कि पौने 7 तक हमको ऑफिस पहुंच जानी है, अटेंडेंस लगा लेना है। छुट्टियां हो रही हैं आपके, रात के 10:30 बज जा रहे हैं, 11 बज जा रहे हैं, ठीक है, मैंने टाइम का भी कोई नहीं समझा, चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, मैं कर लेता हूँ। किया मैंने। अब इनके रूल्स आती हैं कि जो हमारे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हैं और किसी ब्रांच में अगर एक से ज़्यादा सीएसओ हैं तो उन लोग भी फील्ड जाएंगे सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, ये चाल चलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए भेजना शुरू करते हैं। हम भी जाते हैं, चलो ठीक है भाई, ब्रांच में बैठे बैठे क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करते हैं, चलते हैं अपने फील्ड स्टाफ्स के साथ, मॉनिटर कर लेते हैं कैसे उनकी सेंटर मीटिंग्स हैं, कैसे क्या हो रही है। 1-2 महीने तक तो बड़ी अच्छा लगा। अब ये क्या करते हैं, अभी दिमाग लगाते हैं कि अब हमारे जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर है वो फील्ड में सेट हो चुके हैं और जो सीएसओ हैं एक्स्ट्रा वो भी सेट हो चुके हैं, तो अब इनसे धंधा निकलवाया जाए। तो अब ये क्या करते हैं कि जो पैसे 2 साल या 3 साल से या 1 साल से ऊपर हो गए, फँस गए हैं पूरी तरीके से, ठीक है? अब उनसे ये हम पे प्रेशर बनाते हैं, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर जो हैं उन पे, और जो एक्स्ट्रा सीएसओ हैं उन पे, कि आपसे उनको पूरा पैसा एक बार में लेना है, चाहे आप डिस्काउंट दे के लीजिए, चाहे जैसे दीजिए। तो हम बोले यार ये तो बहुत टफ चैलेंज है।
फील्ड स्टाफ लोग भी कहने लगे, कलेक्शन ऑफिसर भी कहने लगे। देखिए, जबकि डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है और फील्ड स्टाफों का डिपार्टमेंट अलग है, कलेक्शन स्टाफ का डिपार्टमेंट अलग है। कलेक्शन का काम मिलना चाहिए था कलेक्शन वालों को हाई प्रेशर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। फील्ड स्टाफ को प्रेशर मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो गलत लोन बढ़ा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उसको नहीं हुआ। हम ऑपरेशंस में हमने ब्रांच का काम देखा और आप हमें प्रेशराइज करने लगे। कलेक्शन स्टाफ आपका दिन भर का 3 से 4 हज़ार कलेक्शन कर लिया तो उसकी वाहवाही हो गई, सुपर हो गया वो, उस पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। फील्ड स्टाफ का क्या है, मीटिंग कर लिया, 1-2 ऑडी ले आया, वाहवाही हो गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अपने लोग का क्या है कि लाना ही लाना है, ओटीएस होना ही चाहिए चाहे जैसे कराओ। अरे भैया, तो लोन हमने बांटे थे कि हम ओटीएस लाएं? बताइए। हम कोशिश कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रेशर दे रहे हैं। एक तो बंदा ऑपरेशंस का है, उसे क्या मालूम सेल्स क्या है। अब आप उस पर प्रेशराइज करिए, लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है, यहाँ भेज देंगे, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रेशर होने लगे। दिन भर में 3-4 कॉन कॉल होने लगे। तो हमने भी थोड़ी कोशिश की, अपना एफर्ट लगाया, लाना शुरू किया। 1 ओटीएस, 2 ओटीएस, 3 ओटीएस कर कैसे कराया। शुरू में इन्होंने डिस्काउंट दिया, बोला जितना दे सकते हो उतना दो, 90%, 92% छूट दो, दिया गया। अब जब इन्होंने देख लिया कि अब ये कलेक्शन करने में सक्षम है तो उन्होंने बांड लगा दिया कि 75% से ऊपर नहीं देना है। 75 पर भी इन्होंने प्रेशर बनाया, उतना पर भी हम लोगों ने फुल एफर्ट लगाया और ओटीएस कराए क्लाइंटों के, बहुत सारे ओटीएस हुए। और ओटीएस का ही देन है कि आज उत्कर्ष बैंक टिक पाया। तो हमने उतना पर भी एफर्ट लगाया, खूब कोशिश किया। सुबह 7 बजे से पहले आओ, फील्ड निकल जाओ, हाजिरी लगा के डायरेक्ट ओटीएस की तलाश में। 2 बजे तक आपको आ जाना है हर हाल में, ओटीएस करके आना है, नहीं आया तो फील्ड में रहना है। इस तरीके के बने। फिर इसके बाद जब 75 पर भी हो गए, इन्होंने बॉन्ड लगाया कि अब 50 से ज़्यादा नहीं देना है। अब 50% पे आ गए। अब 50 पे हो तो कैसे हो यार, हमने 90 का लत लगा रखा है, 50 पे आए, 50 पर भी एफर्ट लगाए, किए। लेकिन अंत में इन्होंने तब कर दिया जब 40% पे आ गए कि हम 40 से ज़्यादा छूट नहीं देंगे, आपको ओटीएस करना ही करना है। अब हम उतना पर फुल एफर्ट लगाया और डेली इनको 2 ओटीएस, 3 ओटीएस, 4 ओटीएस चाहिए। फिर टारगेट बना दिए कि तुमको 5 लाख का करना है, तुमको 4 लाख का करना है, तुमको 1 लाख का करना है। इस तरीके से इन्होंने टारगेट बना। अब प्रेशर हाई हो गई, कॉन कॉल चलना शुरू हुई। सुबह से कम 3 या 4 कॉन कॉल, फिर पर्सनल सुपरवाइजर आपको पर्सनल कॉन कॉल कर रहा है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब। एक तो आदमी सुबह 7 बजे से पहले आ रहा है और रात के 10 बजे 11 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, उसी में आप कॉन कॉल करके परेशान किए, उसी में उसको ऑपरेशंस का टेंशन है, उसी में उसको सेल्स का टेंशन है, उसी में उसको ओटीएस का टेंशन है, दुनिया भर की टेंशन से इन्होंने दे रखे। अब क्या है कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, और इन्होंने किया भी वही। अरे भैया, आप ओटीएस करा रहे हो, ओटीएस पहले एक बार होती थी सिर्फ 5 अप्रैल में, लेकिन आपने डेली बेस पे बना दिया कि डेली करना ही करना है, बीच नहीं होनी चाहिए, टारगेट बांध दिया। अब वो बंदा फुल एफर्ट लगाया, नहीं हो पाया, आपने क्या किया कि उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से वहाँ, जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अब सब वर्ड का यूज किया सुपरवाइजरों ने इस तरीके का कि मैं कैमरा बोल नहीं सकता, समझ जाइए। इस तरीके का वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए भाई। आप अगले आदमी की एबिलिटी देखो कि उसको किस चीज़ के लिए हायर किया था, उसकी एबिलिटी क्या थी और आप उससे क्या करवा रहे हो। एक तो साले ये 10वीं 12वीं पास सुपरवाइजर्स होते हैं जो ब्रांच मैनेजर बन के बैठे होते हैं और सेल्स में होते हैं। इनको सहूर नाम की चीज़ वैसी कुछ खास नहीं होती जो ब्रांच मैनेजर लेवल पे होते हैं। ये फील्ड से चोरी छिपे चमारी करके, डीएच का भी वही हाल है, क्लस्टर हेड का भी वही हाल है। ये खुद धांधली करेंगे दबा के और फिर इसके बाद अपना प्रमोशन ले लेंगे, नीचे वाले स्टाफों को ढकेल लेंगे। और हुआ वही, इन्होंने हमारी ट्रांसफ़र करा दी यहाँ से वहाँ। ऑपरेशंस के बंदे के अंदर ये नहीं होता कि वो हाईली प्रेशर को झेल ले, क्योंकि वो ऑपरेशंस में इसीलिए गया है भाई कि वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा। आपने क्या किया कि हाई लेवल का प्रेशर दे के और उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके तो परेशान करना छोड़ के मेरे को 3-4 जगह उन्होंने ट्रांसफ़र किए। और जब मेरे को 3-4 जगह उन्होंने ट्रांसफ़र किए तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैं बोला कि अब मेरी सर्विस यहीं पे समाप्त होती है, और बिना कहे पूछे रिज़ाइन डाल दिया। हम ये नहीं सोचते कि हमें आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमने रिज़ाइन डाला तो इतना हमको बिलीव है कि हम जॉब दूसरा खोज लेंगे, ठीक है, आगे का ऑटोमेटिक जॉब बन जाता है। मैंने 14 अगस्त 2024 को अपना लास्ट कर दिया। खूब रोका उन्होंने कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है वो है, लेकिन यार हम उनकी चाल से वाकिफ़ हो गए और फिर इसके बाद हमने रिज़ाइन डाल दिया। रिज़ाइन डाले, अपना लास्ट वर्किंग डेट किए बिना, 90 दिन की नोटिस पीरियड थी। हम नोटिस पीरियड कुछ नहीं समझते, हमने 14 दिन करके और छोड़ दी कंपनी। और फिर इसके बाद निकला बहुत सारी, इसके बाद दोस्तों की कॉल आया कि आप निकल गए, हम भी निकलना है, हम भी निकल, यार तुम निकलो या कुछ करो, हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतना प्रेशर झेल के हमने कराया, लेकिन अब इन्होंने उपद्रव ही कर दिया तो हमें वैसे भी नहीं करना था बैंकिंग सेक्टर में, और हमने अपनी जितने दिए द बेस्ट करके दिए, लेकिन इन्होंने हद पार कर दी।
तो फाइनली हमारा यहीं पे द एंड होता है और उसके बाद हमने एक नई लेवल की नई करियर की शुरुआत की। तो आपको अब बताएँगे कि हमने नई करियर की कौन-सी शुरुआत की है, कौन-सी हमारी जर्नी बनी जो नई करियर में आई और हमने कैसे-कैसे ग्रोथ किया, अपना एमबीए कहाँ तक कंप्लीट किया, कैसे-कैसे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया। बहुत इंस्पायरेशन लगेगी आपको, धीरे-धीरे करके आपको वीडियोज़ देंगे। आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बाकी का भी आपको बताएँगे कि हमने अपनी करियर की एक्चुअल शुरुआत फिनो पेमेंट बैंक से कैसे करी, वहाँ पे क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समस्ता में क्या थी और हमें आईसीआईसीआई बैंक में जो पोस्ट मिला उसमें क्या था। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है मेरे थ्रू और इंस्पायरेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कि हम एक गरीब घर का लड़का जहाँ से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, किस तरीके से किस लेवल का स्ट्रगल किया और कैसे-कैसे आगे बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। आप समझ गए होंगे कि मेरी करियर को चेंज करने की वजह क्या बनी, क्या प्रेशर थे बैंकिंग सेक्टर में और क्या ही मतलब इरिटेशंस थी जिसने हमें चेंज करने पर मजबूर किया। फुल वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।